नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। एक बार फिर से यूसीआई कराला लाइव पर आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फरवरी महीने के कुछ बची हुई और घटनाओं की, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की, समसामयिक घटनाओं की। एक्चुअल में हम लोगों ने फरवरी महीने पर एक और वीडियो ऑलरेडी बना रखा है और उस पे बहुत अच्छा आपका रिस्पांस मिला था। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किए थे, लाइक किए थे और उसका बहुत अच्छा व्यूज भी मिला था। तो आप लोग ऐसे ही हम लोगों के साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही हम लोगों के वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हम लोग और भी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आए जो आपकी तैयारी को और अच्छा करे। तो बच्चों, आज की वीडियो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि भारत के पहले मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्या नाम है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसका मतलब आप ये समझ लो कि इंडिया दुनिया के उन देशों में शामिल होने वाला है जो पहली बार यहां पर क्या करने वाले हैं कि मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम इसको लॉन्च करने वाले हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है यहां पर अभी फिलहाल कि इंडिया में अब तक अंतरिक्ष के बहुत सारे कार्यक्रम, चाहे किसी ग्रह के हों, चंद्रमा के हों, मंगल के हों, हम लोगों ने ऑलरेडी जो है कि स्टार्ट कर दिया है। लेकिन वहां पे सबसे बड़ी चीज ये है कि अब तक भारत का कोई भी मानव अंतरिक्ष मिशन नहीं हुआ था। तो ऐसा हम लोग अब पहली बार करने जा रहे हैं कि हम लोग इस मिशन के तहत भारत में कुछ लोगों को सिलेक्ट किया गया है अंतरिक्ष में जो जाएंगे। और इस मिशन का नाम क्या है? तो इस मिशन का नाम है बच्चों, क्या चंद्रयान? तो नहीं। आदित्य L1 नहीं। गगनयान या LVM-3? तो इसका सही नाम है गगनयान। गगनयान हमारा वो मिशन है जिसमें भारत का इसरो पहली बार मानव को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। इस मिशन को कब तक लॉन्च करने की तैयारी है भारत सरकार की? तो इसरो के डायरेक्टर का ये संभावित डेट आ गया है उनके अनुसार कि हम लोग 2025 में इस गगनयान को लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो संभवतः 2025 में भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन लॉन्च हो जाएगा। और इस मिशन के ठीक पहले यानी कि 2024 में हम लोग एक ट्रायल करेंगे और इस ट्रायल में क्या होगा कि एक महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ये जो महिला रोबोट है, इस महिला रोबोट का नाम व्योम मित्र है बच्चों। पिछली वीडियो में मैंने इसकी बात किया था। ये जो व्योम मित्र है ये महिला रोबोट है और इसरो द्वारा इसको डिजाइन किया गया था या बनाया गया था सन 2020 में। तो इसरो ने सन 2020 में इसको बनाया और इस व्योम मित्र को 2024 में इसरो लॉन्च करेगा ताकि ये अंतरिक्ष में जाए और वहां के जो भी कंडीशंस हैं उनको फेस करे। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसके बाद हम लोग अपना गगनयान मिशन, जो ओरिजिनल अपना गगनयान मिशन है, उसको लॉन्च कर देंगे। इसके बारे में कुछ चीजें बच्चों और यहां पर देखना ना, यहां पे कुछ चीजें और हैं जैसे कि ये जो 4 लोग जिनका नाम भारत सरकार ने फिक्स कर दिया है या निश्चित कर दिया है कि यही 4 लोग अंतरिक्ष में जाने की तैयारी करें, तो वो 4 लोग कौन कौन से हैं? तो यहां पे आप देखना, जीपी कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, कैप्टन अंगद प्रताप, कैप्टन अजीत कृष्णन और कमांडर शुभांशु शुक्ला। तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। इन 4 लोगों में से 3 लोगों को यहां पर ध्यान देना है, इसमें से 3 लोगों को जो है कि भेजा जाएगा। 4 लोग अपनी ट्रेनिंग करेंगे, तैयारी करेंगे, लेकिन इन 4 में से 3 को गगनयान में भेजा जाएगा। तो अगर आपसे पेपर में वो क्वेश्चन पूछते भी हैं कि गगनयान मिशन के तहत कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भारत अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी करेगा, तो वो 3 है। देखिए यहां पे आगे भी पढ़ सकते हैं, इन व्यक्तियों को बेंगलुरु में जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण सुविधा है वहां पे कठोर प्रशिक्षण दिया गया है जो उन्हें अंतरिक्ष यात्रा की शारीरिक और मानसिक मांगों के लिए तैयार करता है। जबकि पहले मिशन के लिए केवल 3 अंतरिक्ष यात्री दल का गठन करेंगे। सभी 4 व्यक्ति भविष्य के प्रयासों के लिए योग्य अंतरिक्ष यात्रियों के एक समूह को बढ़ावा देते हुए अपना प्रशिक्षण जारी रखेंगे। तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। एक बार फिर से चारों नाम मैं बता दे रहा हूं,
प्रशांत बालकृष्ण नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। हमारा गगनयान मिशन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इस पर सरकार काफी तेजी से काम भी कर रही है। इसके अलावा बच्चों हमारा ये जो मिशन आदित्य L1 है ये भी काफी चर्चा में है। आदित्य L1 को अभी इसी साल पिछले साल सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन के लिए फेमस है, इसको सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया है। इसके अलावा चंद्रयान हमारा अभी न्यूज में था, चंद्रयान पे हम लोगों ने सफल लैंडिंग की। तो हमारा इसरो इस समय बहुत ज्यादा जो है कि क्या है, सक्सेसफुली परफॉर्मेंस दे रहा है। अब बच्चों इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, किंग चार्ल्स तृतीय के तहत मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पहले तो आप ये जान लो कि ये किंग चार्ल्स थर्ड है कौन। तो ये है ब्रिटेन के महाराजा, ब्रिटेन के राजा या महाराजा जो भी कह लो। तो ब्रिटेन के राजा के द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि दी गई है और ये जो मानद नाइटहुड की उपाधि दी गई है वो ऐसी उपाधि पाने वाला पहला भारतीय कौन है बच्चों? तो वहां पर आपके सामने है रतन टाटा है, सचिन तेंदुलकर हैं, सुनील भारती मित्तल हैं या नरेंद्र मोदी हैं। तो इसका जो सबसे सही आंसर है बच्चों वो है सुनील भारती मित्तल। मित्तल ग्रुप कंपनी के मालिक सुनील भारती मित्तल को यहाँ पर क्या किया गया है, ब्रिटेन के राजा के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई है, मानद नाइटहुड की उपाधि। इसके बाद बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा बहुत कह लो कि एक तरीके से कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नेशनल साइंस डे होता है, ये नेशनल साइंस डे बच्चों ये हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। कितने तारीख को मनाया जाता है? 28 फरवरी को। और 28 फरवरी को होता क्या है, हमारे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे सीवी रमन। तो सीवी रमन की जयंती होती है, इनका बर्थ एनिवर्सरी होता है और इस बर्थ एनिवर्सरी पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंडिया का नेशनल साइंस डे। ये सीवी रमन इफेक्ट के लिए जाने जाते हैं पूरी दुनिया में। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज किया था और रमन प्रभाव इतना ज्यादा फिजिक्स में सक्सेसफुल हुआ कि इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए जो नोबेल प्राइज दिया गया था 1928 में दिया गया था बच्चों, याद रखिएगा। तो कभी भी वो आपसे पूछ सकते हैं कि रमन प्रभाव की खोज किसने किया था, तो रमन प्रभाव की खोज सीवी रमन के द्वारा की गई थी। रमन प्रभाव ने जो रमन प्रभाव खोजा था उसके सीवी रमन ने जो रमन प्रभाव खोजा था उसके लिए उनको नोबेल प्राइज किस साल दिया गया था? तो 1928 में। और भारत सरकार इनके मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए हर साल इनके बर्थ एनिवर्सरी को डिक्लेयर किया हुआ है एज ए नेशनल साइंस डे। बच्चों जब मैं दिसंबर का करंट अफेयर पढ़ा रहा था तो दिसंबर के करंट अफेयर के समय मैंने बात किया था राष्ट्रीय किसान दिवस की, राष्ट्रीय सुशासन दिवस की, बहुत सारे चीजों की बात किए थे। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताना कि राष्ट्रीय सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है और राष्ट्रीय किसान दिवस नेशनल फार्मर्स डे किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री की जयंती होती है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बच्चों। चलिए हम लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हम लोगों का है, यहीं पे देखिए, सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव पर अपने काम के लिए किस वर्ष भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था? अभी मैंने एक्सप्लेनेशन भी इस पे दिया था। तो उसका जो आंसर है बच्चों 1928। तो 1928 में रमन प्रभाव की खोज के लिए सीवी रमन को क्या दिया गया था? सीवी रमन को दिया गया था नोबेल प्राइज, फिजिक्स का नोबेल प्राइज, भौतिक का नोबेल प्राइज। अब बच्चों यहां पर जो अगला क्वेश्चन हमारा है इसको भी थोड़ा सा देखते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है, भारत का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो पहले तो इसका आंसर आप लोग बताओ, क्या न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी है, न्यायमूर्ति AM खानवलकर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है या सुशील चंद्रा है? तो बच्चों इसका जो नया
हमारे देश का जो लोकपाल नियुक्त हुए हैं वो न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर को नियुक्त किया गया है। पहले तो अब ये तो आपको क्वेश्चन का आंसर पता चल गया। अब इस पर लोकपाल पे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं। लोकपाल होता कौन है, हम किसको कहते हैं लोकपाल? तो लोकपाल का मतलब होता है बच्चों, इसका जो मेन मतलब या इसका जो सबसे मेन काम होता है लोकपाल का, वो भ्रष्टाचार की मतलब रोकने के लिए निगरानी करना। जो सरकारी दफ्तर है चाहे प्राइवेट दफ्तर हो, जहां भी भ्रष्टाचार हो रहा है, उन भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस पद का गठन बहुत ज्यादा जरूरी था भारत में। और भारत में अगर केंद्र सरकार की बात होगी तो केंद्र सरकार की देखरेख के लिए या निगरानी के लिए लोकपाल रहेगा, केंद्रीय कंपनियों के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। और जो लोकायुक्त एक और पद यहां पे बनाया गया लोकायुक्त का, ये राज्य सरकारों के लिए बनाया गया, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। तो हर राज्य में एक लोकायुक्त होगा और केंद्र सरकार में एक लोकपाल होगा। सारे लोकायुक्त इस लोकपाल के साथ मिलकर काम करेंगे। तो इसी लोकपाल की अभी फिलहाल नए लोकपाल की नियुक्ति हुई है इंडिया में। यहां पर एक चीज और बच्चों आता है कि क्या लोकपाल शब्द भारत में ये कब आया, या भारत में जब संविधान बना था तो संविधान के समय से ही लोकपाल वर्ड यूज होता था? तो बिल्कुल नहीं बच्चों, यह एक संवैधानिक शब्द नहीं है। हम लोगों के संविधान निर्माताओं ने संविधान में लोकपाल को जगह नहीं दिया था। लोकपाल शब्द का प्रयोग भारत में करने वाला जो पहला व्यक्ति था उसका नाम था L.M. सिंघवी। नाम बहुत सारे बच्चों को इनका याद होगा क्योंकि ये चुनाव सुधारों के लिए जाने जाते हैं इंडिया में। तो L.M. सिंघवी जो है वो पहले आदमी थे जिन्होंने भारत में लोकपाल की बात किया था। और इन्हीं के प्रयासों के द्वारा 1968 में पहली बार लोकपाल बिल हमारे संसद में पेश हुआ। लोकसभा से तो ये पास हो गया लेकिन राज्यसभा से नहीं पास हो पाया, तो ये कानून नहीं बन पाया। उसके बाद केंद्र सरकारें लगातार कोशिश करती रही कि हम जो है कि लोकपाल अधिनियम बना दें, लेकिन ये भारत में नहीं बन पाया। कभी राज्यसभा में अटक जाता तो कभी लोकसभा में अटक जाता, क्योंकि लोकपाल आने का मतलब ये था कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी, बड़े बड़े अधिकारी नेता सारे इसके गिरफ्त में आ जाएंगे। इसीलिए कोई नहीं चाहता था कि लोकपाल एक अधिनियम बने। लेकिन लोकपाल को लेकर 2013 के आसपास 12-13 के आसपास भयंकर आंदोलन किया गया पूरे देश में। अन्ना हजारे का नाम उसमें आया। अन्ना हजारे की जिद थी कि लोकपाल बनना चाहिए क्योंकि भारत में बड़े बड़े घोटाले उस समय हुए थे। अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ मिलकर इसी लोकपाल आंदोलन से पॉपुलर हुए थे। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी का भी गठन किया, खैर वो अलग चीज है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं कि भारत में लोकपाल अधिनियम कब बनकर रेडी हुआ। तो फाइनली 2013 में लोकपाल अधिनियम 2013, ये जो लोकपाल अधिनियम है ये 2013 में के नाम से बनकर रेडी हो गया था और इसको 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति की साइन के साथ बिल्कुल रेडी कर दिया गया। तो 2014 में जनवरी में ये रेडी हो गया था, लेकिन इसको लागू करना था। लागू करने में बड़ी कठिनाई हो रही थी, इसको लागू नहीं किया जा रहा था देश में। और काफी दिनों से मोदी सरकार प्रयास भी कर रही थी कि हम इसको लागू करें, और फाइनली 2019 में जाकर इस लोकपाल अधिनियम को भारत में लागू किया गया। तो भारत उन देशों में है जहां पे भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इतना बड़ा कानून बनाने में हमको कितने साल लग गए बच्चों, सोच लो। ये काम तो 1947 में आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था, नहीं तो संविधान में बकायदा इसको जगह देनी चाहिए थी, लोकपाल और लोकायुक्त जैसे पदों को। लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि हम लोग ऐसे पद नहीं बना पाए। कई बार इनके रिकमेंडेशन हुए, फाइनली 2013 लोकपाल अधिनियम 14 में बनकर रेडी हुआ और 2019 में लागू हुआ, और तब से भारत में लोकपाल पद का सृजन हो गया। तो अब बात हो रही है कि इस 2024 फरवरी महीने में नया लोकपाल देश का कौन बना है। तो इस नए लोकपाल का नाम है बच्चों अजय मानिक राव।
AM अजय मानिक राव खानविलकर। बिल्कुल करंट अफेयर का धमाकेदार प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एसएससी, डीएसएसबी, यूपीएससी, पीसीएस सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली आप लास्ट वीडियोस करंट अफेयर्स की देखे होंगे, तो मैंने यहां पे बात किया था कि भारत में 3 नए और कानून बनकर तैयार हो चुके हैं, और ये जो 3 नए कानून हैं उसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। यानी अब तक भारत में जो आईपीसी या सीआरपीसी बना था अंग्रेजों के टाइम से, वही चल रहा था। तो इसको भी कई बार ये कोशिश हुआ कि यार अब इसको भी थोड़ा चेंज किया जाए। आज से 200 साल पहले कुछ ऐसे काम थे जो अपराध की श्रेणी में आते थे, लेकिन आज वो अपराध नहीं कहलाते हैं, और कुछ ऐसे काम जो उस समय अपराध नहीं होते थे आज के डेट में अपराध हो गए हैं। तो समय के साथ चीजें बदलती हैं, समाज के वैल्यूज बदलते हैं, मॉरल बदलते हैं। तो ये जो न्याय संहिता है इसमें भी बदलाव जरूरी था, और इस पर भी काफी दिनों से बात हो रही थी कि क्या भारत में इस चीज को कर दिया जाए, यानी कि इसमें भी सुधार वगैरह कर दिया जाए। तो इसमें संशोधन वगैरह करके ये 3 नए कानून हमारे देश में बनकर रेडी हो गए हैं, और इन तीनों कानूनों को लागू कब से किया जाएगा, फरवरी में ये डिसीजन आ गया है। तो फरवरी का एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम फाइनली कब लागू होने वाले इंडिया में। तो ये लागू होंगे 1 जुलाई 2024। अब यहां पे तो डेट लिखे हुए हैं, थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। जैसे ये आप ऑप्शन तो अगर कोई बच्चा पकड़ लेता तब भी वो ठीक ही कर देता। अब 2023 बीत ही गया है, जनवरी 2023, ये सब तो पुराने डेट हैं। तो यहाँ पर आप ये देख लो कि 1 जुलाई 2024 आपको याद रखना है। 1 जुलाई 2024 को भारत में ये तीनों नए कानून लागू होंगे। इसके बाद बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? अच्छा ये क्या है, देखो ना, सेप्टिक टैंक रोबोट। ऐसा है कि भारत में बहुत सारे ऐसे बड़े शहर हैं, नगर निगम हैं, नगर पालिकाएं हैं, जहां पर क्या है कि नाला वगैरह की व्यवस्था है। वहां पर क्या है कि जो घर के मल मूत्र कचरा वगैरह निकलता है, गंदा पानी निकलता है, तो हम उसको नाले में, मतलब अपने घर की पाइप को लाइन में जोड़ देते हैं मेन नाले में, और वहां से क्या होता है वो सारा नाले के थ्रू वेस्ट कहीं बड़ी नदी में या किसी समुद्र में चला जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां पर ये व्यवस्था नहीं है, नाली सिस्टम नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। तो जब ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, नाली का व्यवस्था नहीं है, तो वहां के घरों में क्या होते हैं, सेप्टिक टैंक बने होते हैं, और ये सेप्टिक टैंक कुछ दिनों के बाद भर जाते हैं। तो जब भर जाते हैं तो इनको क्या किया जा रहा है कि भर जाने के बाद इनकी सफाई भी जरूरी है। तो अब ये मानव के द्वारा ही किया जाएगा, और भारत में कुछ विशेष समुदाय के लोगों को इसके लिए चिन्हित किया गया है कि यही लोग इसको करेंगे। और बेचारा जो हमारा जो देश का जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था खैर अब तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन अभी भी इसकी जड़ें हैं। तो वो कहीं न कहीं यहाँ पर कुछ उन विशेष लोगों को इस काम में लगाया जाता है। तो भारत सरकार की एक कोशिश है कि ये जो सेप्टिक टैंक सफाई है, ये हम किसी मानव के द्वारा नहीं कराएंगे, यानी कोई मानव अपने सर पर कचरा यानी मलमूत्र नहीं ढोएगा, ये रोबोट के माध्यम से कराया जाएगा। और उस रोबोट का नाम क्या है बच्चों? उस रोबोट का नाम है होमो सेप एटम। याद रखिएगा, होमो सेप एटम, होमो सेप एटम। बच्चों अगला जो क्वेश्चन है यहां पर, पंकज उदास किस लिए प्रसिद्ध थे? 6 शब्द लग गया, इसका मतलब है कि हाल ही में पंकज उदास का जो है कि निधन हो गया है। तो पंकज उदास का निधन फरवरी महीने में हुआ है, और ये पंकज उदास भारत में एक बड़ा नाम था। किसके लिए जाने जाते थे बच्चों?
क्या ये पॉप संगीत से संबंधित थे, बॉलीवुड में आइटम गाने गाते थे, गजलें गाते थे, या क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित थे? तो पंकज उधास का नाम गजल गायक के लिए जाना जाता था। पंकज उधास ने अपने कैरियर में बड़े बड़े बेहतरीन गजल गायकी की है, जिसमें चिट्ठी आई है जो मूवी है नाम फिल्म की, वो बहुत बेहतरीन गाना था और उससे जो है कि काफी ज्यादा इनको पॉपुलैरिटी मिली थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे गाने इनके जाने जाते थे। तो पंकज उधास का हाल ही में निधन हो गया फरवरी महीने में। करंट अफेयर्स के एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन ये दिखने को मिलेंगे कि हाल ही में पंकज उधास का निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो बच्चों गजल गायकी से संबंधित थे। याद रखिएगा, उनका संबंध गजल गायकी से था। इसके बाद यहाँ पे हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो बच्चों यहाँ पर है, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, जो हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके अनुसार, किस शैक्षणिक सत्र से ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दिया गया है। यहाँ पर बच्चों केंद्र सरकार का एक बड़ा डिसीजन आ गया है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा है कि लोग उम्र के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे देश में बच्चों होशियार लोगों की कमी नहीं है, और ये होशियार लोग ऐसे होते हैं, पता चलता है कि लड़के की उम्र 10 साल है, 12 साल है, और वो 10वीं 12वीं भी क्लियर कर लिया है। तो एक बेसिक क्लास के लिए एक बेसिक एज स्टैंडर्ड होना चाहिए, और उसी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए हमारे शिक्षा मंत्रालय यानी जो हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने ये डिसाइड किया है कि अब इस साल से अगर किसी बच्चे को ग्रेड 1 में यहां पर एडमिशन मिलता है, ग्रेड 1 में यानी कि क्लास 1 में अगर उसको एडमिशन मिलता है तो उसका एज मिनिमम 6 ईयर होना चाहिए। याद रखिएगा, ये इस साल का बड़ा डिसीजन है केंद्र सरकार का। आपसे पेपर में पक्का ये क्वेश्चन बनाएंगे। डीएसएसबी टीचर वाले बच्चे लगातार इस क्वेश्चन के साथ जुड़े रहना, क्योंकि आपसे पेपर में वो पूछेंगे कि आखिर ये जो नियम बना वो किस सेशन से लागू होगा। तो ये बच्चों लागू होगा 2024-25। यहाँ पे ये जो सेशन आ रहा है हमारा इस साल शुरू होगा 2024 से, और 2025 के बीच में ये हमारा होगा। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं यहां पर, और एक बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। फरवरी 2024 में नई दिल्ली में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया भारत टेक्स 2024 कार्यक्रम किससे संबंधित है? ये जो बच्चों देखो, भारत टेक्स का मतलब है भारत टेक्सटाइल्स। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, भारत टेक्सटाइल्स। जैसे जैसे ये पूरा नाम आपके सामने आएगा आप समझ जाओगे कि टेक्सटाइल मतलब कपड़ा। तो ये पूरा का पूरा किससे संबंधित है बच्चों? कपड़े से संबंधित है। इंडिया का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेक्सटाइल जो है कि एग्जीबिशन था ये, और नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा नई दिल्ली में इसको भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। यहां पर एक चीज और टेक्सटाइल से संबंधित समझ लेना कि भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट इंगेज्ड एक सेक्टर है। यहां पर सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद इंडस्ट्री का पहला ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा लोग कार्यरत हैं, तो वो है हमारा कपड़ा उद्योग। और भारत में अगर कपड़ा उद्योग के इतिहास की बात करें तो हमारे देश में कपड़े उद्योग की जो सबसे पहली फैक्ट्री लगाई गई थी वो 1818 में बच्चों लगी थी, फोर्ट ग्लोस्टर में। याद रखिएगा, ये जो फोर्ट ग्लोस्टर है ये आपको कोलकाता पश्चिम बंगाल में दिखेगा। यहां पर पहली फैक्ट्री लगी थी कॉटन इंडस्ट्री की या कपड़ा उद्योग का। उसके बाद धीरे धीरे कपड़ा इंडस्ट्रीज इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, और हमारे देश में आज स्थिति ये है कि भारत में कपड़ा उद्योग सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया कराने वाला क्षेत्र बन गया है। कृषि के बाद, कृषि को अगर हम छोड़ दें तो उद्योग में अगर हम बात करेंगे तो कपड़ा यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। इसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहां पर है, मॉर्निंग कंसल्ट 2024 तक 78% अनुमोदन रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में कौन उभरा है? तो आपके सामने है, क्या मैक्सिको के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति या अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन? तो बच्चों यहाँ पे ये आप याद रखिएगा कि भारत में
जो नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, वो 78% के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। ऐसा ये जो एजेंसी है मॉर्निंग कंसल्ट, इसके अनुसार इस पूरी दुनिया के नेता को किसको नियुक्त वो चुना गया है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यहां पर एक कुछ चीजें और इसके बारे में हम लोग देखते हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति जो आंद्रेस मैनुअल लोपेज हैं, ये 65% अनुमोदन के साथ दूसरे स्थान पर हैं। तो मैक्सिको भी दुनिया का काफी पॉपुलर कंट्री है और ये दूसरे नंबर पे है। इसके बाद और भी बहुत सारे रैंक्स हैं, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ अपने करंट अफेयर्स के लिए ये क्वेश्चन रेडी कर लेना कि पूरी दुनिया का सबसे वैश्विक लोकप्रिय नेता कौन है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है, भारत का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो पहले तो इसका आंसर आप लोग बताओ, क्या न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी है, न्यायमूर्ति AM खानवलकर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, या सुशील चंद्रा है? तो बच्चों इसका जो नया हमारे देश का जो लोकपाल नियुक्त हुए हैं, वो न्यायमूर्ति AM खानविलकर को नियुक्त किया गया है। पहले तो अब ये तो आपको क्वेश्चन का आंसर पता चल गया। अब इस पर लोकपाल पे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं। लोकपाल होता कौन है, हम किसको कहते हैं लोकपाल? तो लोकपाल का मतलब होता है बच्चों, इसका जो मेन मतलब या इसका जो सबसे मेन काम होता है लोकपाल का, वो भ्रष्टाचार की मतलब रोकने के लिए निगरानी करना। जो सरकारी दफ्तर है चाहे प्राइवेट दफ्तर हो, जहां भी भ्रष्टाचार हो रहा है, उन भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस पद का गठन बहुत ज्यादा जरूरी था भारत में। और भारत में अगर केंद्र सरकार की बात होगी तो केंद्र सरकार की देखरेख के लिए या निगरानी के लिए लोकपाल रहेगा, केंद्रीय कंपनियों के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। और जो लोकायुक्त एक और पद यहां पे बनाया गया लोकायुक्त का, ये राज्य सरकारों के लिए बनाया गया, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। तो हर राज्य में एक लोकायुक्त होगा और केंद्र सरकार में एक लोकपाल होगा। सारे लोकायुक्त इस लोकपाल के साथ मिलकर काम करेंगे। तो इसी लोकपाल की अभी फिलहाल नए लोकपाल की नियुक्ति हुई है इंडिया में। यहां पर एक चीज और बच्चों आता है कि क्या लोकपाल शब्द भारत में ये कब आया, या भारत में जब संविधान बना था तो संविधान के समय से ही लोकपाल वर्ड यूज होता था? तो बिल्कुल नहीं बच्चों, यह एक संवैधानिक शब्द नहीं है। हम लोगों के संविधान निर्माताओं ने संविधान में लोकपाल को जगह नहीं दिया था। लोकपाल शब्द का प्रयोग भारत में करने वाला जो पहला व्यक्ति था, उसका नाम था LM सिंघवी। नाम बहुत सारे बच्चों को इनका याद होगा क्योंकि ये चुनाव सुधारों के लिए जाने जाते हैं इंडिया में। तो LM सिंघवी जो है वो पहले आदमी थे जिन्होंने भारत में लोकपाल की बात किया था। और इन्हीं के प्रयासों के द्वारा 1968 में पहली बार लोकपाल बिल हमारे संसद में पेश हुआ। लोकसभा से तो ये पास हो गया, लेकिन राज्यसभा से नहीं पास हो पाया, तो ये कानून नहीं बन पाया। उसके बाद केंद्र सरकारें लगातार कोशिश करती रही कि हम जो है कि लोकपाल अधिनियम बना दें, लेकिन ये भारत में नहीं बन पाया। कभी राज्यसभा में अटक जाता तो कभी लोकसभा में अटक जाता, क्योंकि लोकपाल आने का मतलब ये था कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी, बड़े बड़े अधिकारी नेता सारे इसके गिरफ्त में आ जाएंगे। इसीलिए कोई नहीं चाहता था कि लोकपाल एक अधिनियम बने। लेकिन लोकपाल को लेकर 2013 के आसपास 12-13 के आसपास भयंकर आंदोलन किया गया पूरे देश में। अन्ना हजारे का नाम उसमें आया। अन्ना हजारे की जिद थी कि लोकपाल बनना चाहिए, क्योंकि भारत में बड़े बड़े घोटाले उस समय हुए थे। अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ मिलकर इसी लोकपाल आंदोलन से पॉपुलर हुए थे। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी का भी गठन किया, खैर वो अलग चीज है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं कि भारत में लोकपाल अधिनियम कब बनकर रेडी हुआ। तो फाइनली 2013 में लोकपाल अधिनियम 2013, ये जो लोकपाल अधिनियम है ये 2013 में के नाम से बनकर रेडी हो गया था। और इसको 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति की साइन के साथ बिल्कुल रेडी कर दिया गया।
तो 2014 में जनवरी में ये रेडी हो गया था, लेकिन इसको लागू करना था, लागू करने में बड़ी कठिनाई हो रही थी, इसको लागू नहीं किया जा रहा था देश में, और काफी दिनों से मोदी सरकार प्रयास भी कर रही थी कि हम इसको लागू करें, और फाइनली 2019 में जाकर इस लोकपाल अधिनियम को भारत में लागू किया गया। तो भारत उन देशों में है जहां पे भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इतना बड़ा कानून बनाने में हमको कितने साल लग गए बच्चों, सोच लो। ये काम तो 1947 में आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था, नहीं तो संविधान में बाकायदा इसको जगह देनी चाहिए थी, लोकपाल और लोकायुक्त जैसे पदों को। लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि हम लोग ऐसे पद नहीं बना पाए, कई बार इनके रिकमेंडेशन हुए, फाइनली 2013 लोकपाल अधिनियम 14 में बनकर रेडी हुआ और 2019 में लागू हुआ, और तब से भारत में लोकपाल पद का सृजन हो गया। तो अब बात हो रही है कि इस 2024 फरवरी महीने में नया लोकपाल देश का कौन बना है। तो इस नए लोकपाल का नाम है बच्चों अजय मानिक राव, AM अजय मानिक राव खानविलकर। बिल्कुल करंट अफेयर का धमाकेदार प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, SSC, DSSB, UPSC, PCS सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली आप लास्ट वीडियोस करंट अफेयर्स की देखे होंगे, तो मैंने यहां पे बात किया था कि भारत में 3 नए और कानून बनकर तैयार हो चुके हैं, और ये जो 3 नए कानून हैं उसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। यानी अब तक भारत में जो IPC या CRPC बना था अंग्रेजों के टाइम से, वही चल रहा था। तो इसको भी कई बार ये कोशिश हुआ कि यार अब इसको भी थोड़ा चेंज किया जाए। आज से 200 साल पहले कुछ ऐसे काम थे जो अपराध की श्रेणी में आते थे, लेकिन आज वो अपराध नहीं कहलाते हैं, और कुछ ऐसे काम जो उस समय अपराध नहीं होते थे आज के डेट में अपराध हो गए हैं। तो समय के साथ चीजें बदलती हैं, समाज के वैल्यूज बदलते हैं, मॉरल बदलते हैं। तो ये जो न्याय संहिता है इसमें भी बदलाव जरूरी था, और इस पर भी काफी दिनों से बात हो रही थी कि क्या भारत में इस चीज को कर दिया जाए, यानी कि इसमें भी सुधार वगैरह कर दिया जाए। तो इसमें संशोधन वगैरह करके ये 3 नए कानून हमारे देश में बनकर रेडी हो गए हैं, और इन तीनों कानूनों को लागू कब से किया जाएगा, फरवरी में ये डिसीजन आ गया है। तो फरवरी का एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम फाइनली कब लागू होने वाले इंडिया में। तो ये लागू होंगे 1 जुलाई 2024। अब यहां पे तो डेट लिखे हुए हैं, थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जैसे ये आप ऑप्शन तो अगर कोई बच्चा पकड़ लेता तब भी वो ठीक ही कर देता। अब 2023 बीत ही गया है, जनवरी 2023, ये सब तो पुराने डेट हैं। तो यहाँ पर आप ये देख लो कि 1 जुलाई 2024 आपको याद रखना है, 1 जुलाई 2024 को भारत में ये तीनों नए कानून लागू होंगे। इसके बाद बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है। अच्छा ये क्या है, देखो ना, सेप्टिक टैंक रोबोट। ऐसा है कि भारत में बहुत सारे ऐसे बड़े शहर हैं, नगर निगम हैं, नगर पालिकाएं हैं, जहां पर क्या है कि नाला वगैरह की व्यवस्था है। वहां पर क्या है कि जो घर के मल मूत्र कचरा वगैरह निकलता है, गंदा पानी निकलता है, तो हम उसको नाले में, मतलब अपने घर की पाइप को लाइन में जोड़ देते हैं मेन नाले में, और वहां से क्या होता है वो सारा नाले के थ्रू वेस्ट कहीं बड़ी नदी में या किसी समुद्र में चला जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां पर ये व्यवस्था नहीं है, नाली सिस्टम नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। तो जब ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, नाली का व्यवस्था नहीं है, तो वहां के घरों में क्या होते हैं, सेप्टिक टैंक बने होते हैं, और ये सेप्टिक टैंक कुछ दिनों के बाद भर जाते हैं। तो जब भर जाते हैं तो इनको क्या किया जा रहा है कि भर जाने के बाद इनकी सफाई भी जरूरी है। तो अब ये मानव के द्वारा ही किया जाएगा, और भारत में कुछ
विशेष समुदाय के लोगों को इसके लिए चिन्हित किया गया है कि यही लोग इसको करेंगे। और बेचारा जो हमारा जो देश का जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था खैर अब तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन अभी भी इसकी जड़ें हैं, तो वो कहीं न कहीं यहाँ पर कुछ उन विशेष लोगों को इस काम में लगाया जाता है। तो भारत सरकार की एक कोशिश है कि ये जो सेप्टिक टैंक सफाई है, ये हम किसी मानव के द्वारा नहीं कराएंगे, यानी कोई मानव अपने सर पर कचरा यानी मलमूत्र नहीं ढोएगा, ये रोबोट के माध्यम से कराया जाएगा। और उस रोबोट का नाम क्या है बच्चों? उस रोबोट का नाम है होमोसेप एटम। याद रखिएगा, होमोसेप एटम, होमोसेप एटम। बच्चों अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, पंकज उदास किस लिए प्रसिद्ध थे? 6 शब्द लग गया, इसका मतलब है कि हाल ही में पंकज उदास का जो है कि निधन हो गया है। तो पंकज उदास का निधन फरवरी महीने में हुआ है। और ये पंकज उदास भारत में एक बड़ा नाम था। किसके लिए जाने जाते थे बच्चों? क्या ये पॉप संगीत से संबंधित थे, बॉलीवुड में आइटम गाने गाते थे, गजलें गाते थे, या क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित थे? तो पंकज उदास का नाम गजल गायक के लिए जाना जाता था। पंकज उदास ने अपने कैरियर में बड़े बड़े बेहतरीन गजल गायकी की है, जिसमें चिट्ठी आई है जो मूवी है नाम फिल्म की, वो बहुत बेहतरीन गाना था और उससे जो है कि काफी ज्यादा इनको पॉपुलैरिटी मिली थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे गाने इनके जाने जाते थे। तो पंकज उदास का हाल ही में निधन हो गया फरवरी महीने में। करंट अफेयर्स के एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन ये दिखने को मिलेंगे कि हाल ही में पंकज उदास का निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो बच्चों गजल गायकी से संबंधित थे। याद रखिएगा, उनका संबंध गजल गायकी से था। इसके बाद यहाँ पे हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो बच्चों यहाँ पर है, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, जो हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके अनुसार, किस शैक्षणिक सत्र से ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दिया गया है। यहाँ पर बच्चों केंद्र सरकार का एक बड़ा डिसीजन आ गया है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा है कि लोग उम्र के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे देश में बच्चों होशियार लोगों की कमी नहीं है, और ये होशियार लोग ऐसे होते हैं, पता चलता है कि लड़के की उम्र 10 साल है, 12 साल है, और वो 10वीं 12वीं भी क्लियर कर लिया है। तो एक बेसिक क्लास के लिए एक बेसिक एज स्टैंडर्ड होना चाहिए, और उसी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए हमारे शिक्षा मंत्रालय यानी जो हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने ये डिसाइड किया है कि अब इस साल से अगर किसी बच्चे को ग्रेड 1 में यहाँ पर एडमिशन मिलता है, ग्रेड 1 में यानी कि क्लास 1 में अगर उसको एडमिशन मिलता है, तो उसका एज मिनिमम 6 ईयर होना चाहिए। याद रखिएगा, ये इस साल का बड़ा डिसीजन है केंद्र सरकार का। आपसे पेपर में पक्का ये क्वेश्चन बनाएंगे। डीएसएसबी टीचर वाले बच्चे लगातार इस क्वेश्चन के साथ जुड़े रहना, क्योंकि आपसे पेपर में वो पूछेंगे कि आखिर ये जो नियम बना वो किस सेशन से लागू होगा। तो ये बच्चों लागू होगा 2024-25। यहाँ पे ये जो सेशन आ रहा है हमारा, इस साल शुरू होगा 2024 से, और 2025 के बीच में ये हमारा होगा। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं यहाँ पर, और एक बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। फरवरी 2024 में नई दिल्ली में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया भारत टेक्स 2024 कार्यक्रम किससे संबंधित है? ये जो बच्चों देखो, भारत टेक्स का मतलब है भारत टेक्सटाइल्स। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, भारत टेक्सटाइल्स। जैसे जैसे ये पूरा नाम आपके सामने आएगा आप समझ जाओगे कि टेक्सटाइल मतलब कपड़ा। तो ये पूरा का पूरा किससे संबंधित है बच्चों? कपड़े से संबंधित है। इंडिया का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेक्सटाइल जो है कि एग्जीबिशन था ये, और नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा नई दिल्ली में इसको भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। यहां पर एक चीज और टेक्सटाइल से संबंधित समझ लेना कि भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट इंगेज्ड एक सेक्टर है। यहां पर सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद इंडस्ट्री का पहला ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा लोग
कार्यरत हैं, तो वो है हमारा कपड़ा उद्योग। और भारत में अगर कपड़ा उद्योग के इतिहास की बात करें तो हमारे देश में कपड़े उद्योग की जो सबसे पहली फैक्ट्री लगाई गई थी वो 1818 में बच्चों लगी थी, फोर्ट ग्लोस्टर में, याद रखिएगा। ये जो फोर्ट ग्लोस्टर है ये आपको कोलकाता पश्चिम बंगाल में दिखेगा। यहां पर पहली फैक्ट्री लगी थी कॉटन इंडस्ट्री की या कपड़ा उद्योग का। उसके बाद धीरे धीरे कपड़ा इंडस्ट्रीज इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ और हमारे देश में आज स्थिति ये है कि भारत में कपड़ा उद्योग सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया कराने वाला क्षेत्र बन गया है। कृषि के बाद, कृषि को अगर हम छोड़ दें तो उद्योग में अगर हम बात करेंगे तो कपड़ा यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। इसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, मॉर्निंग कंसल्ट 2024 तक 78% अनुमोदन रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में कौन उभरा है? तो अब आपके सामने है, क्या मैक्सिको के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति या अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन? तो बच्चों यहाँ पे ये आप याद रखिएगा कि भारत में जो नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री, वो 78% के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। ऐसा ये जो एजेंसी है मॉर्निंग कंसल्ट, इसके अनुसार इस पूरी दुनिया के नेता को किसको नियुक्त वो चुना गया है? वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यहां पर कुछ चीजें और इसके बारे में हम लोग देखते हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति जो आंद्रेस मैनुअल लोपेज हैं, ये 65% अनुमोदन के साथ दूसरे स्थान पर हैं। तो मैक्सिको भी दुनिया का काफी पॉपुलर कंट्री है और ये दूसरे नंबर पे है। इसके बाद और भी बहुत सारे रैंक्स हैं, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ अपने करंट अफेयर्स के लिए ये क्वेश्चन रेडी कर लेना कि पूरी दुनिया का सबसे वैश्विक लोकप्रिय नेता कौन है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, रायसीना डायलॉग क्या है? देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रायसीना डायलॉग एक्चुअल में यह एक प्रकार की बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वार्ता है जिसमें दुनिया के तमाम देश हिस्सा लेते हैं। राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पे बात होती है और इस डायलॉग या इस वार्ता का जो आयोजन होता है ये नई दिल्ली में होता है। क्योंकि नई दिल्ली जो बसा हुआ है वो चाहे इंडिया गेट हो, राष्ट्रपति भवन हो, हमारा पार्लियामेंट बिल्डिंग हो, वो अरावली पहाड़ियों का एक पार्ट है, रायसीना की पहाड़ियां। तो अरावली का जो विस्तार है राजस्थान से लेकर दिल्ली तक है और दिल्ली में ही अरावली पहाड़ियों को रायसीना की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और इसी रायसीना की पहाड़ी पर हमारी पूरी नई दिल्ली बसी हुई है। और इस नई दिल्ली में जो बैठकें होती हैं अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय राजनीतिक आर्थिक बैठकें, वो रायसीना के इन्हीं क्षेत्रों में होती है। इसीलिए हम लोग इस डायलॉग का नाम रायसीना डायलॉग रखे हुए हैं। ये रायसीना डायलॉग की जो शुरुआत हुई थी बच्चों, ये 2016 में पहली बार हुई थी। तो रायसीना डायलॉग या रायसीना वार्ता हम लोग 2016 से स्टार्ट किए हुए हैं और अभी इस साल जो 2024 में रायसीना की ये जो डायलॉग हुई है यानी रायसीना 2024, ये नई दिल्ली में हुई है। और एक चीज सबसे जो जरूरी है कि ये 9th एडिशन है बच्चों। 2016 में रायसीना डायलॉग का फर्स्ट एडिशन आया था और इस बार ये 2024 में फरवरी महीने में इसका जो कि ऑर्गेनाइजेशन हुआ था 21 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच। तो 3 दिन ये डायलॉग चला था, पूरा वार्ता 3 दिनों तक हुआ था और ये पूरा का पूरा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो यहां पर क्वेश्चन है कि रायसीना डायलॉग एक्चुअल में है क्या? तो क्या ये नई दिल्ली में एक संगीत समारोह है? तो नहीं। क्या ये भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन है? तो बिल्कुल सही आंसर है। यह एक साहित्यिक पुरस्कार है? नहीं है। सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने वाला एक खेल आयोजन है? तो नहीं बच्चों, आप याद रखना कि रायसीना डायलॉग ये जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पर एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो इंडियन गवर्नमेंट का हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ये इसको मतलब कि ऑर्गेनाइज करता है। तो ये आप याद रखिएगा। और इस बार का जो ये एडिशन था ये नई दिल्ली में हुआ
कितने से कितने तारीख के बीच में हुआ, तो 21 फरवरी से ये स्टार्ट हुआ और 23 फरवरी के बीच चला। इसका एक और क्वेश्चन यहीं पे बता दे रहा हूं, हो सकता है कि आपके पेपर में ये छप जाए कि इस बार रायसीना डायलॉग में हमारे चीफ गेस्ट कौन थे या मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे। तो बच्चों ग्रीस के राष्ट्रपति, जो ग्रीस है यानी यूनान नाम का देश है, उसके जो राष्ट्रपति थे ये इस बार के चीफ गेस्ट थे बच्चों। चलिए इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में केंद्र ने हाल ही में किस बदलाव को मंजूरी दी है। तो सबसे पहली चीज कि भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय निवेश होता है या जो इंटरनेशनल निवेश होता है, जिसको हम विदेशी निवेश भी कहते हैं, फॉरेन, जिसको हम कह सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों एक चीज याद रखिएगा कि भारत में विदेशी निवेश दो प्रकार के होते हैं, एक एफडीआई के रूप में होता है और दूसरा एफआईआई के रूप में होता है बच्चों। एफडीआई और एफआईआई में बेसिक अंतर यही होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट का जो शेयर है अगर वो 10% से कम है, ये 10% से कम रहेगा, तो इसको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं या विदेशी संस्थागत निवेश कहते हैं। दूसरी तरफ अगर ये जो इन्वेस्टमेंट 10% से ज्यादा होगा, ये 10% से ज्यादा होगा, तो हम इसको एफडीआई कहते हैं। और भारत सरकार लगातार एफडीआई में विभिन्न क्षेत्रों को छूट देती जा रही है। बहुत सारे आज के डेट में ऐसे सेक्टर हमारे पास हैं इंडियन इकोनॉमी के जिसमें एफडीआई 100% तक परमिट है, यानी कोई भी विदेशी कंपनी आकर यहाँ पे 100% पैसा लगाकर अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर सकता है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं या कुछ ऐसे भी सेक्टर हैं जहां पर विदेशी कंपनियां 100% शेयर नहीं लगा सकती हैं, वो किसी भारतीय कंपनी के साथ मिलकर यहां पर इन्वेस्ट करेंगी। तो ये जो बच्चों यहां पर विदेशी निवेश का कॉन्सेप्ट है, ये एक बार फिर से चर्चा में आया फरवरी महीने में, क्योंकि हमारा आजकल का बड़ा ही ग्रोइंग सेक्टर है स्पेस सेक्टर, अंतरिक्ष क्षेत्र। और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत सरकार ने हाल ही में विदेशी निवेश यानी एफडीआई के रूप में कितने परसेंट की अनुमति दे दी है बच्चों, तो यहां पे आप याद रखना 100%। यानी कोई भी विदेशी कंपनी आकर हमारे देश में अपनी खुद की स्पेस एजेंसी स्टार्ट कर सकती है, स्पेस सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती है, टोटल 100% इन्वेस्टमेंट के साथ। तो याद रखिएगा बच्चों। यहां पर इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी का शुरुआत कहां हुआ है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लास्ट वीडियो में मैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात किया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बच्चों तमिलनाडु में आयोजित किए गए थे और अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात हो रही है। तो पहले मैं बार बार जब भी वीडियो बना रहा हूं खेलो इंडिया के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब है कि खेलो इंडिया बहुत ज्यादा जरूरी है पेपर के लिए। खेलो इंडिया जो स्कीम या एक तरीके का ये जो प्रोजेक्ट है, इसको केंद्र सरकार ने स्टार्ट किया और इसका मेन टारगेट ये है कि जो दूर दराज के क्षेत्र के या जो ऐसे कह लीजिए कि जो पिछड़े इलाकों के बच्चे हैं जो खेल में बहुत ज्यादा प्रतिभा रखते हैं लेकिन सुख सुविधा या उनको एक बड़ा मंच नहीं मिल पाता है, उसके अभाव में वो क्या करते हैं, उनकी प्रतिभा दबी रह जाती है। इन प्रतिभाओं को वैश्विक पटल पर लाने के लिए, इन प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए हमारी सरकार ने खेलो इंडिया एक मुहिम शुरू किया है। खेलो इंडिया के अंतर्गत कई सारे टाइप्स के गेम्स आयोजित किए जाते हैं। इसका एक बड़ा ही फेमस वर्जन है यूथ गेम्स, जो कि अभी रिसेंटली फरवरी महीने में ही तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। और अभी इसका एक और फेमस एडिशन है जिसको यूनिवर्सिटी गेम्स कहते हैं। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 बच्चों याद रखिएगा, इसका निक नेम अष्टलक्ष्मी है। और ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी की शुरुआत कहां पर हुई है, तो इसकी शुरुआत असम की राजधानी गुवाहाटी से हुई है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये दोनों गेम्स बच्चों फरवरी में हुए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स
कहां पर हुआ? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपका तमिलनाडु में, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आपका कहां पर होगा? ये हुआ गुवाहाटी में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पिछला एडिशन यानी 2023 वाला एडिशन कहां हुआ था, तो वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो बिल्कुल खेलो इंडिया से अपने आप को कनेक्ट करना। और खेलो इंडिया के एक यूथ गेम्स होते हैं, एक यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, और एक इसके विंटर गेम्स होते हैं बच्चों, सर्दियों में होते हैं। अभी फिलहाल विंटर गेम्स भी खत्म हुए दिसंबर महीने में। तो ये दिसंबर में जो खेलो इंडिया का विंटर गेम हुआ था, ये नई दिल्ली में हुआ था। तो ये सब चीजें आप बिल्कुल याद रखिएगा एग्जाम में जाने से पहले। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पहल के द्वारा या किस पहल का उद्देश्य लाखों भारतीयों द्वारा उपभोग किए जाने वाले भोजन की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है? तो बच्चों, हम लोग जो भी भोजन करते हैं या जो भी चीजें खाते हैं, उसकी जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए या उसको सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, और इस प्रोग्राम का नाम है पीएम अभिम। बच्चों, जो पीएम अभिम है, तो पीएम अभिम का जो उद्देश्य है बच्चों, उसका मेन उद्देश्य यही है कि भारतीय लोग जो भी भोजन वगैरह उपभोग करें, वो अच्छी क्वालिटी के उपभोग करें। और यहाँ पर इसका जो पीएम अभिम है, इस पीएम अभिम का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं। पीएम अभिम, इसका जो फुल फॉर्म है बच्चों, आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ये जो आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, या इसको ऐसे भी कह सकते हो आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ये पीएम अभिम है। और इसका मेन टारगेट यही है कि जो भी भारतीय लोग भोजन वगैरह करें, वो अच्छी क्वालिटी का करें। जो अगला क्वेश्चन है कि 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इस साल जो 2024 में फरवरी महीने में दिया गया, वो 2023 के लिए दिया गया। किसको किसको दिया गया? गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य दोनों को। तो पहले तो आप ये जान लो कि भारत के संविधान में जो 22 भाषाएं वर्णित हैं, उन 22 भाषाओं में जो बढ़िया काम करते हैं, उनको हर साल जो है कि ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिया जाता है। इस साल ये पुरस्कार गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया। थोड़ा इनके बारे में अगर हम लोग बात करें, इन दोनों के बारे में, तो सबसे पहले आप ये देख लो कि गुलजार, जिनका असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा है, जो हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, उन्हें हमारे समय के एक बेहतरीन उर्दू कवियों में से एक माना जाता है। तो गुलजार एक बेहतरीन उर्दू कवि हैं और हिंदी सिनेमा में उन्होंने काफी योगदान दिया। उन्हें और भी पुरस्कार मिले, जैसे उर्दू के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार उनको मिला, दादा साहब फाल्के मिला, पद्म भूषण मिला। तो इस साल उनको अब ज्ञानपीठ भी मिल गया है। गुलजार की काव्यात्मक और गीतात्मक प्रतिभा स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई थी, जिसमें उन्होंने एक गाना लिखा था, जय हो। और ये जय हो ए.आर. रहमान ने कंपोज किया था। ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होकर गई थी ये गाना, और इसने ग्रैमी अवार्ड जीता था। तो जय हो इनका एक बेहतरीन गाना था जो पूरी दुनिया में पॉपुलर हुआ था। इसके साथ साथ माचिस, ओमकारा, दिल से और गुरु जैसी फिल्में इन्होंने, और मौसम, इजाजत, तमाम यहाँ पे फिल्में हैं जिन्होंने इनका जो है कि अच्छा योगदान माना जाता है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा भद्राचार्य की बात करें, तो जगत गुरु रामभद्राचार्य एक प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता, शिक्षक और विपुल लेखक हैं। वह चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं। अयोध्या में जो राम मंदिर बना, उस सुप्रीम कोर्ट के उस मामले में ये प्रमुख गवाह के रूप में उभरे, और इनकी गवाहियां जो थी उनको सुप्रीम कोर्ट ने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, और इनके गवाहों के आधार पे अयोध्या राम मंदिर का फैसला भी आया था। तो रामभद्राचार्य, इन्होंने 240 से अधिक किताबें लिखी हैं। तो इस तरीके से आप जान लीजिए कि रामभद्राचार्य और गुलजार इस बार के दो ये प्रमुख कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिया गया, या लेखक।
इसके बाद बच्चों अगला जो क्वेश्चन हम लोगों का है यहाँ पर, महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीतने वाले देश का नाम है भारत। बच्चों याद रखिएगा, तो भारत ने इस बार एशिया महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, रविचंद्रन अश्विन से पहले टेस्ट इतिहास में 500 विकेट लेने वाला एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है बच्चों? तो रविचंद्रन अश्विन हाल में ही इंडिया और इंग्लैंड के बीच चल रही टेस्ट श्रृंखला में 500वां विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। अब तक भारत की तरफ से 500 विकेट लेने वाले सिर्फ और सिर्फ एक ही गेंदबाज थे और उनका नाम था बच्चों अनिल कुंबले। तो यहाँ पे जो अनिल कुंबले हैं ये भारत में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लिए थे। 500 विकेट एक तरीके से कह लीजिए सबसे पहले लिए थे, और अभी फिलहाल इनके साथ रविचंद्रन अश्विन भी इस कैटेगरी में शामिल हो गए हैं। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन आए कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले इंटरनेशनल खिलाड़ी का नाम, तो श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन है बच्चों। उन्होंने 800 विकेट लिया, तो 800 विकेट के साथ वो टॉप पोजीशन पर हैं, जहां तक अभी कोई नहीं पहुंचा है, दूर दूर तक कोई नहीं पहुंचा है। याद रखिएगा, हमारे देश के अनिल कुंबले और अश्विन अभी 500 के कैटेगरी में है। अगला क्वेश्चन बच्चों जो हमारा है आज का, वो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का संचालन करने वाली कंपनी कौन सी है? तो फिलहाल पेटीएम बैंक न्यूज में थी, क्योंकि पेटीएम बैंक की सर्विसेज को बंद कर दिया गया आरबीआई के द्वारा। तो पेटीएम बैंक जो एक प्रकार का पेमेंट बैंक था, इसको बंद कर दिया गया है। और इस बैंक को जो ऑपरेट करने वाली कंपनी थी उसका नाम था 197 कम्युनिकेशन। याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछने का चांस है। पेटीएम बैंक से पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं। पेमेंट्स बैंक एक नए प्रकार के बैंकों का सीरीज है जो भारत सरकार ने 2017 में इसको लॉन्च किया था। 2016 में बच्चों, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, और इंडिया की तरफ से पहला जो पेमेंट बैंक बनाया गया था वो एयरटेल पेमेंट बैंक के नाम से राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया गया था। देखते ही देखते भारत में तमाम पेमेंट बैंक बने। पेमेंट बैंकों की दो खास बातें थी। पहली बात ये थी कि पेमेंट बैंक सिर्फ आपका डिपॉजिट लेंगे, आपको उधार नहीं देंगे, क्योंकि भारतीय बैंकों की सबसे बड़ी समस्या एनपीए की है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगर बैंक किसी व्यक्ति को उधार देता है तो वो व्यक्ति अगर उस उधार को बैंक को नहीं चुकाता है तो बैंक का वो जो उधार दिया गया पैसा होता है एनपीए हो जाता है। और आज के डेट में तमाम बैंक के पैसे फंसे हुए हैं, वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। इसी समस्या को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट लेकर आती है। कहती है जब बैंक उधार देगा ही नहीं तो एनपीए की समस्या नहीं आएगी। बैंक सिर्फ आपके सेविंग्स को डिपॉजिट करके रखेगा, उस पे थोड़ा बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा। आप जितना पैसा अपने अकाउंट में रखोगे उतना आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप याद रखना कि एक बैंक चल रहा था पेटीएम पेमेंट बैंक, और पेटीएम पेमेंट बैंक कुछ गड़बड़ी की वजह से बंद हो गया। आरबीआई ने गाइडलाइन दिया कि इसको बंद करो, और ये जिस कंपनी के द्वारा ऑपरेट हो रहा था उस कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है, अपार का मतलब क्या होता है? अपार का मतलब होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री बच्चों ये आजकल न्यूज में है। अपार का मतलब बच्चों है कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। ये अपार जो बना है इसका मतलब है कि अब हर एक बच्चे का एक आईडी नंबर होगा। जैसे हमारा पैन नंबर होता है, ऐसे हमारा आधार नंबर होता है, ऐसे ही अब स्कूल में जाने वाले बच्चों को एक परमानेंट नंबर दिया जाएगा, आइडेंटिटी नंबर होगा। और ये स्कूल का जो नंबर इनको मिलेगा ये पूरे स्कूलिंग के साथ इनके साथ जुड़ा रहेगा। एक बार जो नंबर अलॉट हो जाएगा वो पूरे समय इनको लिए वो रहेगा नंबर। तो अपार
फिलहाल बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी अपार से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने और डिस्कस किया था आज की वीडियो में कि एक क्लास 1 में एडमिशन लेने की जो उम्र निर्धारित की गई है वो 6 साल निर्धारित की गई है और 2024 के सेशन से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद बच्चों अगला जो क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में विश्व व्यापार का या विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन कहां पे शुरू हुआ है? तो WTO, ये जो WTO है, इस WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बच्चों। WTO का मेन काम होता है कि पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शुचिता बनाए रखे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सारे देश एक दूसरे के साथ सहयोग करके व्यापार करें, इसमें किसी देश को नुकसान न हो, न किसी देश को बहुत ज्यादा फायदा हो। यानी कुल मिलाजुला कर WTO का मेन काम होता है वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियमित करना। इस WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। भारत इसके मेंबर जो सदस्य देशों में था, या इसको कह सकते हैं कि इसके संस्थापक देशों में था, तो भारत इसका एक शुरू से सदस्य बना हुआ है। WTO का हर साल मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है और इस साल जो इसकी मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुई है बच्चों वो अबू धाबी में हुई है, याद रखिएगा। तो दुबई UAE यूनाइटेड अरब इमिरेट्स की जो राजधानी है अबू धाबी, यहां पर WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ। WTO से पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रेगुलेट करने वाली जो एजेंसी थी उसका नाम GATT होता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। लेकिन GATT उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो GATT को समाप्त करके WTO की स्थापना की गई। इसके बाद बच्चों यहां पर हम लोग एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का शुभारंभ हुआ बच्चों? तो भारत और किसके बीच ये धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास हुआ? भारत अपने पड़ोसी और दूर दराज के भी देशों के साथ हर साल कई सारे सैन्य अभ्यास करता है। जैसे हम अपने पड़ोसी नेपाल के साथ सूर्य किरण करते हैं, जैसे हम अपने पड़ोसी बांग्लादेश के साथ संप्रीति करते हैं, जैसे श्रीलंका के साथ बहुत सारे सैन्य अभ्यास करते हैं, इंडोनेशिया के साथ करते हैं, थाईलैंड के साथ करते हैं, मंगोलिया के साथ करते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ करते हैं। तो हम बहुत सारे सैन्य अभ्यास बच्चों करते हैं। सैन्य अभ्यास पर ही एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास फरवरी में हुआ? उस देश का नाम है बच्चों जापान, याद रखिएगा। तो जापान और भारत के बीच जो सैन्य अभ्यास है उसका नाम धर्म गार्जियन है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के स्तन कैंसर है यानी जो ब्रेस्ट कैंसर है उसकी शुरुआती जांच के लिए किस राज्य सरकार ने सवेरा कार्यक्रम लॉन्च किया है यानी स्टार्ट किया है? तो सवेरा कार्यक्रम का मेन मोटो है हरियाणा गवर्नमेंट का कि जो महिलाएं हैं आज के डेट में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं। स्तन कैंसर महिलाओं में सबसे ज्यादा हो रहा है और इस समस्या से बचने के लिए महिलाओं को जागरूक बनाना है। वो कैसे बच सकती हैं, कैसे उसका पता कर लगा सकती हैं और समय रहते इलाज शुरू कर सकती हैं, उसके लिए सवेरा नाम का कार्यक्रम हरियाणा सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा यहां पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहां रखी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्किम भारत के उन राज्यों में था जहां आज भी रेलवे की पहुंच नहीं थी बच्चों। सिक्किम में एक भी ना रेलवे स्टेशन था, ना रेलवे ट्रैक्स थे। सिक्किम जाने के लिए जो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन होता था न्यू जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी से आदमी उतरता था, वहां से 150 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस होता था सिक्किम की राजधानी गंगटोक। तो कोई भी आदमी जलपाईगुड़ी से ही गंगटोक जाता था बाई बस, कार, कुछ तरीके से, लेकिन ट्रेन वहां नहीं जाती थी। इंडियन गवर्नमेंट ने पहली बार क्या किया है कि सिक्किम तक रेलवे को पहुंचा दिया है। तो अब हमारे यहाँ जो है कि यहाँ पर जो
पहला रेलवे स्टेशन सिक्किम में बनने जा रहा है, उसका नाम है बच्चों रांगपो। क्या नाम है उस स्टेशन का? उस स्टेशन का नाम है रांगपो। सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में, जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में, गंगटोक सिक्किम में है। तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाते हैं। अब यहाँ पे गंगटोक और रांगपो इसी में से एक ऑप्शन सही है और वो ऑप्शन है रांगपो। तो रांगपो सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन बनेगा। ये क्वेश्चन ये लगा लो कि आज के वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आपसे पेपर में वो पूछेंगे कि भारत का एक राज्य बताओ जहां पर पहली बार रेलवे स्टेशन बना है, यानी ट्रेन पहली बार पहुंचने वाली है, उस राज्य का नाम है सिक्किम। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन जो हमारा है यहां पर, जिसकी बात हम लोग करेंगे, अफ्रीकी संघ का 37वां शिखर सम्मेलन कहां शुरू हुआ? अफ्रीकी संघ का मतलब होता है अफ्रीका महाद्वीप के सभी देशों का एक ग्रुप, और इसे अफ्रीकी संघ कहते हैं। ये जो अफ्रीकी संघ के देश हैं, ये लोग हर साल अपनी मीटिंग करते हैं और अपने कॉन्टिनेंट को कैसे और ज्यादा विकसित करें उस पर बात करते हैं। इस बार भी इनकी जो बैठक हुई है, ये बैठक अदीस अबाबा में हुई है बच्चों, अदीस अबाबा। अफ्रीकी यूनियन की जो स्थापना हुई थी सन 2002 में हुई थी बच्चों, और अफ्रीकी यूनियन का ये जो 37वां शिखर सम्मेलन है अदीस अबाबा, ये जो इथोपिया है, इथोपिया की राजधानी में हुई है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारा है यहां पर, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य कौन बना है बच्चों? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य माल्टा बना हुआ है, माल्टा। पहले तो ये जान लो कि जो ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना 2016 में भारत यानी इंडिया और फ्रांस ने मिलकर किया था। इंडिया और फ्रांस का कहना है कि कर्क और मकर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच जो सोलर हीट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो यहां पर सोलर एनर्जी बनाना बहुत ज्यादा आसान है और यहाँ पोटेंशियलिटी भी बहुत ज्यादा है। तो सौर ऊर्जा को यहाँ बनाने के लिए इन सभी देशों में इन बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट किया जाए, और इसी के मद्देनजर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाया गया। इस गठबंधन के द्वारा सभी तमाम सदस्य देशों को एक दूसरे से मदद पहुंचाई जाएगी। फिलहाल अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर उत्तर भारत के गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित है। तो गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, और इसका जो अभी लेटेस्ट जो मेंबर बना है वो माल्टा बना है, जो 119वें नंबर पर है। इसके बाद बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, महिला बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है। इसका आंसर है बच्चों भारत, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। विश्व रेडियो दिवस हर साल कितने तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस हर साल बच्चों 13 फरवरी, फरवरी का करंट अफेयर कर रहे हैं, 13 फरवरी को हम लोग हर साल विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। फरवरी में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं और 13 फरवरी को हम लोग मनाते हैं विश्व रेडियो दिवस। अभी मैंने एक और आज की वीडियो में दिवस की बात किया था जिसका नाम था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और वो मैंने बताया था 28 फरवरी को। फिर एक और क्वेश्चन बच्चों यहां पर देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? न्यायालय का जो नया अध्यक्ष बच्चों नियुक्त किया गया है वो नवाब सलाम को नियुक्त किया गया है, और ये जो नवाब सलाम है ये लेबनान के रहने वाले हैं, लेबनान के डिप्लोमेट हैं। तो लेबनान के इस व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो होता है यूएनओ का एक पार्ट होता है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात उठाई जाती है। दो देशों के बीच विवाद होगा तो उसका निपटारा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जजों की संख्या 15 होती है। भारत की तरफ से भी बहुत सारे जज इसमें रह चुके हैं। तो इस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो रिसेंट जो हेड हैं बच्चों, इनका नाम जो है कि आप याद रखिएगा, इनका नाम है नवाब सलाम, और जिनका जो है कि जो लेबनान से संबंधित है। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का द हेग में है।
ये जो द हेग है ये स्विट्जरलैंड का एक सिटी है, तो द हेग में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अगले चीज बात करने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव हासिल कर लिया है? तो आप ये जान लो कि जीडीपी के मामले में इस समय दुनिया की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं इस पर लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चों। जीडीपी के मामले में नंबर 1 पर अमेरिका है और नंबर 5 पर हम लोग हैं यानी इंडिया। तो इंडिया नंबर 5 पर है। तो यहां पर 2, 3 और 4 देश कौन कौन से हैं ये क्रम आपको याद रखना है। तो दूसरे नंबर पर आता है चाइना जीडीपी में, तीसरे नंबर पे अभी जस्ट एक को पीछे छोड़कर दूसरा गया है, इसका मतलब है कि जर्मनी, और चौथे नंबर पे जो बच्चों है वो है जापान। तो यहां पे याद रखिएगा जो आंसर है वो है जर्मनी। इस समय जीडीपी के मामले में अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा देश, जो 5वें नंबर पे हम लोग आते हैं, इंडिया वाले आते हैं। तो ये जो बच्चों था क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोगों ने फरवरी महीने के करंट अफेयर्स को खत्म कर लिया है। इस पर एक और वीडियो बनी थी जो फरवरी के करंट अफेयर्स का पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। दोनों वीडियो आप देख लेना। दोनों वीडियो में मैंने 60-65 क्वेश्चन कवर किए हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद।